हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इस पूरे के पूरे चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर देने वाले हैं। हालांकि काफ़ी लंबा ये चैप्टर था, लेकिन इसके बाद के जो चैप्टर्स आएंगे वो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे। आपके 1 या 2 वीडियोज़ में वो जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर रहा था, लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का, वो करते हैं। तो हमने लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ना था कि सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं, उपयोगी होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि वो कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शत्रु हैं, यानी कि हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि कुछ एक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, कुछ एक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, कुछ एक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्यों के अंदर, पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर रोग फैलाते हैं या फिर उनको संदूषित कर देते हैं, यानी कि उनको जहरीला बना देते हैं या फिर उनको खराब कर देते हैं। तो ऐसे जो भी सूक्ष्म जीव है उनको क्या बोला जाता है? उनको शत्रु सूक्ष्म जीव या फिर उनको रोगाणु या रोगजनक बोला जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो किन किन के अंदर, पहली बात तो मनुष्य के अंदर, जो पेड़ पौधों में, जो जंतुओं में, जो मनुष्यों, पेड़ पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं, अथवा जो पेड़ पौधे हैं या जो पेड़ पौधे जो हमें फल इत्यादि जो है प्रदान करते हैं, उनको संदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या बोला जाता है? ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु या रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोगाणु किसको कहते हैं या रोगजनक किसको कहते हैं, तो आप कह देंगे ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं, जो हमारे शत्रु होते हैं, हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या बोला जाता है? रोगाणु या रोगजनक बोला जाता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रोगाणु है और रोगजनक है वो उनको भी बोला जाता है। रोगाणु और रोगजनक क्या कर सकते हैं? हमारा जो भोजन होता है उसको जहरीला बना सकते हैं। जैसे आपने फूड पॉइजनिंग के काफ़ी केसेस देखे होंगे कि मान लीजिए आपने ऐड देखी होगी टीवी के अंदर कि मान लीजिए प्लेट है, प्लेट के ऊपर से मान लीजिए किचन में कॉकरोच चला गया और उसी प्लेट में आपने जो है उस प्लेट को बिना धोए खाना खा लिया, तो उस कॉकरोच के साथ जो है, कॉकरोच के साथ जितने भी रोगाणु और रोगजनक आए थे वो इस प्लेट पर थे। आपने इस प्लेट में खाना डाल करके खा लिया, तो उन रोगाणुओं ने आपका जो भोजन था उसको क्या कर दिया? दूषित कर दिया। ठीक है, तो ये रोगाणु है, ये भोजन को दूषित कर देते हैं। भोजन ही क्यों, कपड़ों को और चमड़ों को भी जो है ये दूषित कर देते हैं। कपड़ों में भी कीटाणु होते हैं, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि कपड़ों को धूप में सुखाया जाता है ताकि उनके जो रोगाणु और रोगजनक है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके साथ तीसरी चीज़ और है कि जो चमड़े की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे जूते होते हैं, तो इनको भी ये जो रोगाणु हैं ये क्या कर देते हैं? संदूषित कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, जैसे कपड़े हो गए, चमड़े की चीज़ें हो गई, तो इनको धूप में जो है रखा जाता है ताकि इनके जो रोगाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। ठीक है, वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाएं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिलने वाली है, तो वहां से आपको क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छे से याद करने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये तो पहली बात हो गई कि सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हानिकारक होते हैं, जिनको हम रोगजनक या रोगाणु कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। लेकिन फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रोगाणु या रोगजनक जो है वो मनुष्य के अंदर जाकर के बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन ये मनुष्य के अंदर जाते कैसे हैं, यानी कि मनुष्य इनको ग्रहण कैसे कर लेता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो रोगजनक जीवाणु होते हैं ये वातावरण के अंदर अगर फैले हुए हैं तो हम सांस लेंगे, हम सांस लेंगे तो हमारे साथ ये अंदर चले जाएंगे। कैसे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है। अब मान लीजिए कि वायु में कोई रोगाणु है, वायु में क्या है? कोई रोगाणु है। अब ये जैसे ही सांस लेगा तो ये रोगाणु इसके अंदर चले जाएंगे। यानी कि एक तो श्वास के द्वारा रोगाणु अंदर जा सकते हैं, दूसरा किसके द्वारा जा सकते हैं? भोजन पर है। जैसे मैंने कहा कि उस प्लेट में आपने खाना खा लिया जिसके ऊपर से कॉकरोच चला गया था, तो उस पर उसने रोगाणु छोड़ दिए। अब उसी में आपने अगर खाना खा लिया प्लेट को बिना धोए किचन में से उठा करके, तो उस प्लेट का जो भोजन है, ठीक है, वो भी आपके अंदर जा करके क्या फैलाएगा? रोगाणु फैलाएगा। यानी रोगाणु
रोगाणु श्वास के माध्यम से अंदर जा सकता है, भोजन के माध्यम से अंदर जा सकता है। इसके अलावा रोगाणु किस किस तरीके से हमारे अंदर जा सकता है, तो देखिए सिंपल सी बात है, पेयजल, आपने गंदा पानी पी लिया तो उसके माध्यम से रोगाणु अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो 3 मेथड हैं जिनको हम खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है संक्रमित, हम उसके डायरेक्ट संपर्क में आ गए। जैसे आपको पता ही आजकल तो आप डायरेक्ट संपर्क, ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ था, तो वो भी तो क्या एक रोगाणु ही है, वो भी तो रोग ही फैला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप उसके डायरेक्ट संपर्क में चले गए, बिना मास्क लगाए हुए उससे बातचीत करते हैं, उसे हाथ मिलाते हैं, तो हाथों के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क हुआ, हाथों के बीच में डायरेक्ट संपर्क होगा, तो वो जो रोगाणु है वो हमारे शरीर में आ जाएंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर हम रोगों से संक्रमित, पहले से उसको ये रोग हुआ है किसी व्यक्ति को, तो अगर हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, संक्रमित व्यक्ति हो गया या फिर किसी जंतु को, कोई जानवर को कोई अगर ऐसी बीमारी हुई है, उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो भी हमें उसके जो है संपर्क में आते हैं। और संपर्क भी कौन सा, सीधा संपर्क। ठीक है, दूर से संपर्क नहीं होगा, सीधा संपर्क। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो जुकाम है वो भी वायरल होता है, यानी कि वो भी वायरस की वजह से होता है, यानी वो भी रोगाणुओं की वजह से होता है। ठीक है, और वो भी फैलता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको जुकाम है, मान लीजिए इस व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर जोर से छींक आती है, ये व्यक्ति छींकता है, और जैसे ही छींकता है तो इसके मुंह से कुछ जो बूंदें होती हैं, जल की बूंदें, वो वायु में इधर उधर फैल जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम छींकते हैं तो छींकने के साथ साथ जो है बहुत सारे जल कण हमारे अंदर से बाहर आते हैं। ठीक है, आपने ये देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। ठीक है, सो ये जल कण जो है चारों तरफ वायुमंडल में फैल गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। देखिए, कोरोना आने से पहले कौन मास्क लगाता था, कोई भी नहीं लगाता था, तो उस टाइम में कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। अब मान लीजिए कि ये जलकण उड़ते 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 यहाँ आ गए और इसने सांस के साथ एक जलकण अंदर ले लिया, तो इसको जब जुकाम हुआ था तो इस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए, सीधा संपर्क हुआ, बीच में मास्क नहीं था, तो ये अंदर चला गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, श्वास के साथ अंदर चला गया, तो इसको भी क्या हो गया, इसको भी जुकाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियां जो वायरल होती हैं, ठीक है, वायरल होने का मतलब है कि जो फैलती हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो एक तो ये तरीका हो गया कि संक्रमित व्यक्ति के अगर सीधा संपर्क में आ जाते हैं तो जो है ऐसे रोग फैलते हैं। यानी कि इस तरह से जो रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों को क्या बोला जाता है, ऐसे रोगों को संचरणीय जो है संचरणीय रोग बोला जाता है। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति को हो गया, अगर वो एक व्यक्ति चाहे तो वो सभी में वो रोग फैला सकता है, तो ऐसे रोगों को क्या बोला जाता है, संचरणीय रोग। यानी कि ये जो है संचरित हो सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि संचरणीय रोग, अगर आपसे पूछा जाए कि संचरणीय रोग कौन से होते हैं, तो आप ऐसे कहेंगे कि यदि संक्रमित व्यक्ति, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि यदि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो संक्रमित व्यक्ति के जो रोग हुआ है वो किस में चला जाएगा, वो उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाएगा और वो भी रोगी हो जाएगा। तो ऐसे रोग जो एक दूसरे के माध्यम से फैलते हैं, ऐसे रोगों को क्या बोला जाता है, संचरणीय रोग बोला जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से श्वास लिया आपने, इसने जो है छींक ले ली, वो जलकण आपके अंदर चले गए, तो ये श्वास की प्रक्रिया द्वारा। भोजन के माध्यम से भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने जो एक साथ खाना खा रहे हैं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा किन किन माध्यमों से हो सकता है, पेयजल, जूठा, आपको पता है कि कभी भी किसी के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, जूठा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से ये रोग का संचरण होता है और ऐसे रोग जो संचरित होते हैं उनको क्या बोला जाता है, संचरणीय रोग बोला जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि और भी ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे कीड़े हैं, कीड़ियां हैं, मक्खियां हैं, जो इन रोगों का संचार करती हैं। अब आप कहेंगे कि मक्खियां हैं, ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो कैसे सूक्ष्म जीव को संचार करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको रोगवाहक क्यों कहा जाता है।
कि ये जो है हमने कहा कि एक मक्खी जो है, मक्खी का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कि मक्खी के द्वारा भी जो संचरणीय रोग है वो फैलते हैं। तो आपसे पूछ लिया गया कि जब मक्खी के द्वारा, मक्खी जो है संचरणीय रोगों को, ऐसे रोग जो फैल सकते हैं, ठीक है, ऐसे रोग, अब देखिए सिंपल सी बात है, आपके घुटने पर चोट लग गई, अब वो चोट तो सभी के पास फैलने से रही, लेकिन आपके अगर जुकाम लग गया तो जुकाम तो सभी को हो सकता है ना। तो ऐसे रोग जो फैल सकते हैं, जैसे कि जो है जुकाम हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो ये जो है ये एक दूसरे के साथ फैल सकते हैं, ठीक है। और जो संचरणीय नहीं होते, जैसे मान लीजिए कोई चोट लगी, पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द फैल जाएगा क्या किसी के साथ? आसपास बैठे के साथ नहीं फैलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो संचरणीय रोग है, तो इसको एक मक्खी के माध्यम से समझते हैं कि जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो कैसे रोगों को फैलाते हैं, और तभी जो है इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्या बोला जाता है? रोगवाहक बोला जाता है, कि ये रोग को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाते हैं। हम ध्यान से देखेगा, मान लीजिए कि एक डस्टबिन था, डस्टबिन के अंदर बहुत ही कचरा था, अपशिष्ट था, सड़ी गली सब्जियां थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बैठ जाती है एक मक्खी आकर के। कौन बैठ गई? एक मक्खी आकर के, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए मक्खी मान ली हमने। अब मान लीजिए ये मक्खी का पंख हो गया, ये इधर वाला पंख हो गया, और पीछे भी कुछ होता है क्या शायद, चलिए ये हो गई मक्खी। मक्खी आकर के इस अपशिष्ट के ऊपर बैठ गई, ठीक है। अब जो छोटे छोटे रोगाणु थे वो कहाँ पर चिपक गए? वो चिपक गए मक्खी के पैरों पर, ठीक है। मक्खी के पैरों पर छोटे छोटे रोगाणु चिपक गए, ठीक है। अब बहुत छोटे होते हैं, दिखाई तो देंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पास में एक रेडी वाला था, रेडी वाले के पास अच्छे अच्छे पकवान थे, और पकवान में भी क्या, आप सबका फेवरेट कौन सा? गोलगप्पे पड़े थे उसके पास, है ना। और यहीं पर उसका पन्नी पड़ा था, ठीक है। गोलगप्पे हैं और गोलगप्पे को देखते ही पानी आ जाता है ना मुंह में, तो आप चले गए इसके पास के भैया चलो जी गोलगप्पे खिलाओ, ठीक है। ये लगा आपको खिलाने, ठीक है। और ये मक्खी, इसका भी दिल किया कि चलो गोलगप्पे खाते हैं। ये मक्खी भी उड़ करके आई और किस पर बैठ गई? क्योंकि मक्खी तो बहुत छोटी है, उसको रोक तो पाएगा नहीं, ठीक है। सो मक्खी इन गोलगप्पों के ऊपर बैठ गई, ठीक है। स्ट्रीट फूड, क्योंकि इनको ढक के तो रखा नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर फैल गई क्योंकि ये खुला ही पड़ा था, ठीक है। कितना भी रख लो मक्खी तो घुस ही जाती है ना। अब इस पर बैठ गई, अब वो आपको आलू वगैरह डाल के, पनीर वगैरह डाल के आपको देता है, और आप कहते हो वाह 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 वाह, तो मज़ा ही आ गया है ना, बड़े टेस्टी बनाए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो अपशिष्ट के द्वारा जो रोगाणु मक्खी के पैर पर आए थे, वो रोगाणु अब इस गोलगप्पे के ऊपर चिपक गए। अब इसके ऊपर चिपक गए, आपने इसको खाया तो आपको बड़ा मजा आया है ना, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो तो भगवान ही जाने, ठीक है। कि उसके बाद हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत ही जोर से पेट दर्द करता है, और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इनको तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि वो खाना जो है वो जहरीला हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि मक्खी ने क्या फैलाए थे? रोगाणु फैलाए थे, और हमने रोगाणु वाला खाना खा लिया था, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। और हम इतना टेस्ट लेकर के उसको खाते हैं, ठीक है। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, उसको घर पर बना के खा लो। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रीट पर ऐसे रोगाणुओं का वाहन किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, बेसिकली दो मच्छर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो मच्छर होते हैं जो बेसिकली दिन में ही काटते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो दिन में ही काटते हैं, ठीक है। एक तो है मादा एंडीज मच्छर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है। एक तो है मादा, मादा का मतलब होता है नर और मादा, दो जो है होते हैं किसी भी जीव के। तो नर का मतलब जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, तो वैसे नर और मादा, ठीक है। सो मादा एंडीज मच्छर होता है, और एक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अक्सर ये हम सोचते हैं कि इन मच्छरों के ये जो मच्छर है ये मलेरिया करते हैं, ये मच्छर खा करके मलेरिया फैलाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जब मादा एंडीज मच्छर चलती है, तो मादा एंडीज मच्छर अपने साथ डेंगू के, कौन से? डेंगू फैलाने वाले रोगाणु लेकर के चलती है,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मादा एंडीज मच्छर जो है वो अपने साथ क्या लेकर के चलती है, वो अपने साथ डेंगू के रोगाणु लेकर के चलती है। अब मान लीजिए कि डेंगू वाले मादा एंडीज मच्छर ने मान लीजिए कि एक व्यक्ति को काट लिया, इस व्यक्ति को काट लिया। अब इस व्यक्ति को जब वो इसका खून चूस रही होगी तो इसके साथ जैसे जैसे वो खून चूसेगी वैसे वैसे डेंगू के रोगाणु इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और जब डेंगू के रोगाणु इस शरीर में प्रवेश कर गए तो उस व्यक्ति को डेंगू हो जाएगा। वैसे ही एक और मच्छर होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। अब ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये मलेरिया के रोगाणु जो है कैरी करती है, यानी ये मलेरिया के रोगाणु साथ में लिए घूमती है, क्योंकि ये कहती है कि मैं अगर तुम्हारे से कुछ लूंगी तो तुम्हें बदले में कुछ दूंगी, तुम्हारा खून चूसूंगी तो तुम्हें बदले में डेंगू या मलेरिया के रोगाणु दूंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये जब डेंगू और मलेरिया के रोगाणु किसी व्यक्ति को देती है, बदले में खून चूसती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको क्या दे रही है, ये इसको बीमारियां दे रही है, कभी डेंगू दे रही है, कभी मलेरिया दे रही है, ठीक है। और ये रोग भी संचरणीय है। कैसे? मान लीजिए कि अब एक मच्छर, मान लीजिए कि इस व्यक्ति को डेंगू हुआ है, ठीक है। किसने काटा? इसको एंडीज मच्छर ने काट लिया, इसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे मारा और मच्छर को भगा दिया, ठीक है। अब इसको डेंगू हो गया। अब इसी के साथ इसके परिवार वाले भी बैठे थे, ठीक है। अब एक मच्छर और आया जो इसको काटा तो इसके खून में क्या था? डेंगू के रोगाणु थे। अब ये मच्छर नॉर्मल मच्छर, खून चूसने वाला, ठीक है। आपने देखा होगा कि मच्छरों के पीछे एक ब्लड वाली, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं अरे वाह इस मच्छर की तो खून वाली टैंकी भरी पड़ी है, ऐसी बातें आप बचपन में करते हो, है ना। जो है उसने ब्लड इसका चूसा ब्लड, तो इसके साथ क्या आ गए? डेंगू के रोगाणु आ गए। अब इसी मच्छर ने जाकर के दूसरे व्यक्ति को भी काटा। अब दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो बदले में क्या दे देगा? वहां पे भी फैला देगा, कौन सा? डेंगू के रोगाणु। और इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो डेंगू होने से पहले तो ध्यान रखो कि नहीं रखो वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन डेंगू होने के बाद ये जरूर ध्यान रखो कि उसको कोई मच्छर काटे नहीं। क्यों नहीं काटे? क्योंकि मुश्किल खुद को हो जाएगी। अगर उसको काटा हुआ मच्छर अपने को काट गया तो अपने को भी डेंगू हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए जो है ये जो रोग वाहक हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनको क्या बोला जाता है? रोग वाहक, क्योंकि ये रोग को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एंडीज या एनाफिलीज मच्छर हमें ना काटे। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसको ना मच्छर काटने दे, क्योंकि उसको काटा हुआ मच्छर अगर अपने को काट गया तो अपने को भी डेंगू या मलेरिया हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एंडीज जो है वो डेंगू रोग फैलाती है और एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया के रोगाणु फैलाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि जब रोगाणु भोजन के अंदर चले जाते हैं और भोजन को जहरीला बना देते हैं, और जहरीला जब भोजन हम खाते हैं तो ऐसा भोजन यानी कि रोगाणुजनक भोजन खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा जो है खाने के साथ ऐसा जो होता है इसको क्या बोला जाता है? खाद्य विषाक्तन बोला जाता है। विष का मतलब क्या होता है? जहर, यानी कि जहरीला हो गया, यानी कि विषाक्त हो गया। ये जो प्रक्रिया है इसको विषाक्तन के नाम से जाना जाता है, जिसको आप मोस्ट कॉमनली फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हो। किसके नाम से? फूड पॉइजनिंग। और आपको पता है कि बच्चों में ये जो रोग है वो अक्सर बचपन में होता है, और आपके साथ भी कभी कभार हुआ होगा कि हम जब विषाक्त खाना खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम रोगाणुओं वाला खाना जब खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, फूड पॉइजनिंग का मतलब आप समझ गए कि जैसे मक्खी जो है रोगाणु लेकर के आई थी, उसने आपके गोलगप्पे के अंदर डाल दिया, आपने गोलगप्पा खा लिया, तो वो कौन सा भोजन हो गया? वो विषाक्त भोजन हो गया। तो इसी से हमारा जो है पेट दर्द होने लग जाएगा या पेट खराब हो जाएगा। तो ऐसी जो भी स्थितियां आती हैं, ठीक है, इसी के चलते जो है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो भोजन है वो खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी अचार खराब हो जाता है। अचार को आपने देखा होगा, अचार खराब हो जाता है। सो अचार के अंदर होता क्या है? अचार के अंदर रोगाणु हो जाता है और फफूंद आ जाती है, ठीक है। सो उसका मतलब यही है कि अगर उस फफूंद लगे अचार को आप खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, इसीलिए उसको हम फेंकते हैं। सिंपल सी बात। तो रोगाणुओं ने उसको क्या कर दिया? खराब कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गई फूड पॉइजनिंग की बात, कि खाना जो है रोगाणु जब उस पर आ जाते हैं
हैं तो खाना विषाक्त हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या है? खाद्य परिरक्षण कहता है कि आपका खाना फूड पॉइजनिंग से बचाना है, यानी कि जो खाना है वो लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है, तो उसे लंबे टाइम तक अगर बचा करके रखना है, जैसे आप कहते हो कि अचार को लंबे टाइम तक बचा के रखना है, तो क्या किया जाए? तो सिंपल सा मेथड होता है कि कई सारी चीज़ें जो होती हैं उनको लंबे समय तक बचा करके रखने के लिए उसको नमक में या फिर उसको चीनी में या फिर उसमें तेल डाल करके, जैसे आपने देखा है अचार के अंदर सरसों का तेल डाला जाता है, किस लिए? उसको रोगाणुओं से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें रोगाणुओं की वृद्धि नहीं होती है सरसों के तेल में। नमक में भी नहीं होते। जैसे आपको पता है मछली को जब लंबे टाइम तक रखना होता है, क्योंकि मछली भी क्या एक तरह का खाद्य पदार्थ है। ठीक है, सो मछली को जब लंबे टाइम के लिए रखना होता है तो उसे क्या करते हैं? सूखे नमक के अंदर डाल के रखते हैं। सूखे नमक के अंदर डाल कर के रखने का मतलब क्या है कि उसमें रोगाणु नहीं आएंगे। ठीक है, अगर रोगाणु थोड़े बहुत आए तो वो फैलेंगे नहीं, उसको खराब नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या है कि रोगाणुओं की वृद्धि हमने खाने के अंदर रोकनी है ताकि वो उसको विषाक्त, उसको जहरीला ना बना पाए। ठीक है, अब खाद्य परिरक्षण की विधियाँ पढ़नी है कि खाने को कैसे कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खाद्य परिरक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो बेसिकली 4 महत्वपूर्ण जो है हमारे पास विधियाँ होती है किसकी? खाद्य परिरक्षण की। खाद्य परिरक्षण की विधियाँ या खाद्य परिरक्षण के तरीके, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला तरीका है वो है नमक और चीनी द्वारा। किसके द्वारा खाने को बचा करके रख सकते हैं? नमक या चीनी द्वारा। ठीक है, अब आप सोचिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लंबे टाइम तक आप खाते हो, जो मीठी होती है और जो लंबे टाइम तक आप खाते हो और जो नमकीन होती है। तो ऐसी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अचार। ठीक है, अचार जो है एक ऐसी चीज़ है जो नमकीन है और जिसको लंबे टाइम तक रखते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है जो सुबह सुबह रोज़ खाते हो ब्रेड पर लगा करके, है ना, जैम। अब तो रोटी पर भी लगा करके खाते हो, है ना। तो जैम जो है इसके अंदर क्या होता है? मीठा होता है। मीठा होता है इसका मतलब इसमें चीनी है। ठीक है, और चीनी जो है इसको लंबे टाइम तक चलाते हैं, यानी कि अगर किसी चीज़ में नमक है और अगर किसी चीज़ में चीनी डाली हुई है तो उसमें रोगाणुओं का जल्दी से संचरण नहीं होता और वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। आपने देखा होगा ना कि जैम आप फ्रिज में रखते हो तो कहाँ खराब होता है? बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहता है। अचार जो है साल साल चलता है। गर्मी के मौसम में हम आम का अचार डालते हैं, ठीक है, और वो पूरे साल चलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि नमक या चीनी द्वारा परिरक्षण कर सकते हैं। जैम है, जेली है, केचप है, स्क्वैश है। सो ऐसी चीज़ें, स्क्वैश भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। आप जो है ड्रिंक्स बना करके पीते हो ना, तो स्क्वैश भी काफ़ी टाइम तक चलता है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि नमक और चीनी जो है वो अच्छे परिरक्षक हैं। अच्छे क्या है? परिरक्षक है, यानी कि वो भोजन को विषाक्त होने नहीं देते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, स्क्वैश है, रूहा वज़ा जिसको आप मेनली कहते हो, है ना। वैसे तो वो एक कंपनी थी, लेकिन आजकल हमने हर एक स्क्वैश को वैसे ही कहना शुरू कर दिया है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड होता है कि किसी चीज़ को अति ठंडा करके तो आपने देखा होगा कि जो मांस, मछलियाँ, सब्जी वगैरह होती है तो उन्हें जब डीप फ्रीजिंग का नाम आपने सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? डीप फ्रीजिंग कि जो ऐसे कुछ स्टोर पाए जाते हैं हमारे शहरों के अंदर या जहाँ पर भी गोदाम होते हैं इनके, जहाँ पर फल सब्जियाँ रखी जाती हैं। जैसे बेसिकली आपने केलों के लिए सुना होगा कि केलों को क्या रखा जाता है? केले जो होते बनाना, उनको एक रूम होता है, तो वो जो रूम होता है वो एकदम ठंडा होता है। वहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम सब्जियों को उसमें सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अगर सब्जियों को हम ठंडा
ठंडा रखते हैं तो ठंडे स्थान पर, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा उसको कर देंगे तो उसमें रोगाणु नहीं फैलेंगे। तो सब्जियों को ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उस कमरे में रख दिया जाता है, जो कमरा इतना ठंडा होता है, वो कृत्रिम रूप से ठंडा किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो है AC फ्रीजर वगैरह लगाए होते हैं। खैर उनके बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप बना करके उसके अंदर फल, सब्जियां, मछलियां, मांस इत्यादि बहुत सारा भोजन जो है वो स्टोर हम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी लंबे टाइम तक हम स्टोर उसको कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मटर। आपने देखा होगा कि मटर हर एक मौसम में मिल जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि उसको डीप फ्रीजिंग में रखा होता है। जब उसका मौसम आता है तो मटर के दानों को डीप फ्रीजिंग करके रखा जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो मटर है वो थोड़ी सी कड़वी हो जाती है, ठीक है। वो कड़वी इसी वजह से हो जाती है क्योंकि उसमें रोगाणु डीप फ्रीजिंग के अंदर, उसकी डीप फ्रीजिंग अच्छे से नहीं होती है, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, रोगाणु फैल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मटर के दाने कड़वे हो जाते हैं वो आपको जो है सब्जी में नहीं डालने चाहिए, या अदरवाइज वो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो खैर कहते हैं कि ताज़ी सब्जियां ही खानी चाहिए, डीप फ्रीजिंग करके हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये एक अच्छा तरीका है कि डीप फ्रीजिंग करके हम सब्जियों को बचा के रख सकते हैं, ठीक है। अति ठंडा करके, डीप फ्रीजिंग यानी अति ठंडा करके फ्रिज में रख करके। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट है निर्जलीकरण। ये तो बेस्ट मेथड रहता है और लगभग जो है ये सभी घरों में पाया जाता है। कौन सा? नेक्स्ट जो है वो है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है किसी सब्जी के अंदर का जल बाहर निकाल देना। वो कैसे? उसको धूप में सुखा करके। तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम सब्जियों को धूप में सुखाते हैं ताकि हम उनको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो देखिएगा, बिल्कुल जो है बेसिक सा एग्जाम्पल है कि जो ग्वार की फलियां होती है, ग्वार की फलियां वो कौन से मौसम में होती है आप बताइए? तो आप कह देंगे गर्मी के मौसम में होती है। तो गर्मी के मौसम में जब ग्वार की फलियां होती हैं या ग्वार की जो भी होती है सब्जी, तो उसको हम क्या करते हैं कि उन फलियों को राजस्थान के इलाके में, खासकर राजस्थान के अंदर और बहुत सारी सब्जियां होती है जिनको हम धूप में सुखा करके रख देते हैं और डिब्बों में पैक करके रख देते हैं। जब ये सूख जाती है तो इसको डिब्बों में पैक करके छोड़ दिया जाता है। जब इनकी जो ऋतु है वो चली जाती है, जब इनका मौसम चला जाता है, तब कभी अगर इनकी सब्जी खाने का दिल करता है तो हम इन सब्जियों को उबाल के उनको वापस से सेट करते हैं, वापस से इनकी जो है सब्जी बना लेते हैं। और वो ये जो सब्जी बनती है वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली के जैसी बनती है। यानी कि हम कैसे स्टोर करते हैं, इनको सुखा के स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब खास करके मिर्ची जो है वो घर पर पीसी जाती है। आजकल तो खैर पीसी नहीं जाती है, लेकिन जब पहले पीसी जाती थी उसे धूप में सुखा करके और उसे बढ़िया तरीके से तैयार करके फिर उसे पीसा जाता था ताकि उसके अंदर रोगाणुओं का संचार ना हो। अगर गीली मिर्ची ही पीस करके रखोगे तो वो गीली मिर्ची हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, ठीक है। मसाले जो होते हैं, मसालों को भी सुखा करके रखा जाता है, ठीक है। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको सुखा कर ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बहुत ही पुराना मेथड है जो लगभग हर एक घर में मिल जाता है। कौन सा? निर्जलीकरण या फिर धूप में सूखना। तो आप देखिएगा कि बहुत सारी सब्जियों को हम धूप में सुखाते हैं ताकि उसको लंबे टाइम तक हम बचा करके रख सकें। खास करके जब हम अचार बनाते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ताकि उसका अंदर का जल निकल जाएगा। जल निकल जाएगा तो जल निकल जाने के बाद उसमें रोगाणुओं का संचार बहुत कम होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए जो चौथा मेथड है, चौथा और लास्ट मेथड है रासायनिक परिरक्षण, केमिकल प्रिजर्वेशन, यानी कि रासायनिक परिरक्षण। अब मान लीजिए कि अगर ऊपर वाली कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है तो फिर उसमें केमिकल डाल के तो हम उसको जो है रख ही सकते हैं, ठीक है। केमिकल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, सोडियम, नाम भी याद करने हैं आपको, सोडियम बेंजोएट और दूसरा है सोडियम, एक तो हो गया सोडियम बेंजोएट और दूसरा है हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। यहाँ लिखते हैं ऊपर, शायद आपको दिखाई नहीं देगा।
सोडियम मेटा डाई सल्फेट, ठीक है, सोडियम मेटाडाइसल्फेट और दूसरा जो है वो है सोडियम बेंजोएट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, डाई बोलो चाहे बाई बोलो एक ही बात है, ठीक है। सो सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये दो रसायन हैं जिनको हम जो है सब्जियों के अंदर या भोजन के अंदर मिला करके उनको सुरक्षित रखा जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऐसे जो परिरक्षक है वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिरक्षक कहलाते हैं, क्योंकि ये केमिकल से रसायनों को डाल करके हम उनको भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव है वो नुकसान भी पहुंचाना जा रहे थे और हमने अपनी फल सब्जियों को जिनको लंबे टाइम तक रखना है उनको संभाल के भी रख लिया, यानी कि उनका परिरक्षण भी कर लिया। अब पूरे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक आता है नाइट्रोजन चक्र, कि प्रकृति के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है उसकी मात्रा नियत बनी रहती है, यानी एक निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन है उतनी ही जो है बनी रहती है, जितनी यूज़ होती है उतनी ही वापस से रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। वायुमंडल से जितनी नाइट्रोजन ली जाती है उतनी ही छोड़ दी जाती है और इस तरह से नाइट्रोजन जितनी यूज़ हुई उतनी ही दूसरी तरफ से छोड़ दी गई। तो इस तरह से वायुमंडल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है उसकी मात्रा निश्चित बनी रहती है। तो इस पर जरूर क्वेश्चन आता है कि प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन का क्या क्या यूज़ होता है, नाइट्रोजन कहाँ पर है। और आपने सुना होगा कि जो हम प्रोटीन खाते हैं, दालों में प्रोटीन होता है, अदरवाइज और बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। तो जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, क्योंकि प्रोटीन बनता ही नाइट्रोजन से है। अब वो नाइट्रोजन पौधों के अंदर आती कहाँ से है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो आप पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट ही टॉपिक है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है कोई पेड़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ध्यान से देखिएगा कि प्रोटीन जो हम खाते हैं, जो हमें फल सब्जियों से प्राप्त होता है या दालों से प्राप्त होता है, जो भी जिनसे भी प्राप्त होता है, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अब पेड़ पौधों के पास नाइट्रोजन कहाँ से आती है ये हमें पता करना है कि पेड़ पौधे को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन से ही तो बनी होती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन लाए कहाँ से, आप कह दोगे कि वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस पड़ी है तो उसको ले लेना चाहिए। आपको पता है वायुमंडल में जितनी भी गैसें उनका 78% कौन सी गैस है, N2 गैस है, यानी वायुमंडल के अंदर इतनी सारी 78% दुनिया की जितनी भी गैस है उसका 78% यानी कि लगभग 80% जो है नाइट्रोजन गैस है। तो उस गैस को पौधों को यूज कर लेना चाहिए, लेकिन इन पौधों में इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो वायुमंडल से सीधी नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर सके। तो फिर ऐसे में देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन पड़ी भी है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पड़ी है, लेकिन पौधे इसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये नाइट्रोजन कहाँ से लाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बेस्ट रहता है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उस नाइट्रोजन गैस को पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते, तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो बेसिकली कौन से सूक्ष्म जीव आपसे पूछा जा सकता है, तो पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जो नीले हरे शैवाल होते हैं, कौन होते हैं, नीले हरे शैवाल, वो नाइट्रोजन गैस को किस में बदलते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, यानी कि उनका रूप बदल देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि नाइट्रोजन जो गैस के रूप में थी, गैस को पकड़ा और किसी और रूप में उसको छोड़ दिया, तो वो रूप कौन जो है ग्रहण कर लेगा, यहाँ पर पौधे की जड़ें होंगी और पौधों की जड़ों में कौन पाए जाते हैं, नीले हरे शैवाल। अब जड़ों में उन्होंने नाइट्रोजन यौगिक छोड़ दिया, इधर से आप क्या डालोगे, इधर से आप इन पौधों को पानी दोगे, और आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पानी देते हो पानी जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाता है, और पौधों का किचन कहाँ होता है,
सिंपल सी बात है, पत्तियों में होता है तो भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों के अंदर बनता है। अब भोजन बनेगा तो जहाँ पानी जा रहा है, पानी के साथ आपने सुना है कि जड़ों और मृदा के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी पानी के अंदर घुल करके चले जाते हैं। तो नाइट्रोजन यौगिक भी पानी के अंदर घुल जाएंगे और पानी के अंदर घुल करके पत्तियों में जो है चले जाएंगे। पत्तियों के पास नाइट्रोजन पहुंच जाएगी और पत्तियों के पास जब नाइट्रोजन पहुंच गई तो वो प्रोटीन बना देगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये तो हो गया कि पौधों के पास नाइट्रोजन पहुंचती कैसे है, कैसे पहुंचती है। तो ये जो नीले हरे शैवाल हैं उन्होंने वायुमंडल के अंदर फैली हुई गैस को नाइट्रोजन यौगिक बना करके इनका क्या कर दिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर दिया। ये तो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो आप कह देंगे कि नीले हरे शैवाल गैस को नाइट्रोजन यौगिक में पौधों के यूज के लिए बना देते हैं। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजनी या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये है कि वायुमंडल से अब नीले हरे शैवाल लेंगे, नाइट्रोजन यौगिक बनाएंगे, यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगा। तो क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस खत्म नहीं होगी क्या, कि धीरे धीरे वो लेते जा रहे हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस खत्म हो जानी चाहिए। जो 78% है वो धीरे धीरे 76, 75, 74 इस तरह से नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो किस वजह से होता है, तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्कर, कि इसका पूरा एक चक्र बनता है। वो कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमने नाइट्रोजन यूज की, यहाँ पर क्या बन गया, प्रोटीन। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये जो प्रोटीन बना है वो किसी ना किसी फल के रूप में कौन ग्रहण कर लेंगे, जंतु ग्रहण कर लेंगे। जंतु कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे और कोई जंतु हो, वो ग्रहण कर लेंगे। अब मनुष्य प्रोटीन को लेता जा रहा है, वो एक टाइम पर मनुष्य की मृत्यु तो होगी ना। अब एक टाइम पर मान लीजिए मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो बॉडी है, मान लीजिए किसी जंतु, मनुष्य को नहीं लेते हैं, किसी भी जंतु को ले लेते हैं कि प्रोटीन वाला फल किसी जंतु ने खा लिया, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जंतु ने खा लिया तो वो जो प्रोटीन है जो है जंतु के अंदर चला गया, जंतु अब मर गया और जंतु की जो बॉडी है वो जमीन पर पड़ी है। वापस से कौन आएंगे, वापस से सूक्ष्म जीव आएंगे तो वो नाइट्रोजन को वापस से रिलीज करके कहाँ पहुंचा देंगे, वापस से वायुमंडल में पहुंचा देंगे। तो ये एक चक्र चलता है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस वापस कहाँ चली गई, वापस वायुमंडल के अंदर चली गई। तो ये एक चक्र बन गया, क्या कि नीले हरे शैवाल ने नाइट्रोजन को लिया, पौधों को दे दिया, पौधों ने प्रोटीन बनाया, जंतुओं को दे दिया, जंतु मर गए तो उसके बाद ये जो सूक्ष्म जीव जो कभी जो है नाइट्रोजन को यौगिक में बना रहे थे, कुछ और प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होंगे वो इस प्रोटीन के अंदर से, यानी कि जो भी यौगिक है नाइट्रोजन वाले, उन नाइट्रोजन वाले यौगिकों में से वापस जो है नाइट्रोजन गैस बना देंगे। और ये जो पूरा चक्र चलता है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, कि जितनी ली उतनी ही वापिस से दे दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वायुमंडल के अंदर अगर 78% नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस है तो 78% ही नाइट्रोजन गैस बनी हुई रहेगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है ना, सचमुच में इंटरेस्टिंग। आपने आज कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखा होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।